सीसेट के अंतर्गत जो आपका बोधगम्यता का विषय वस्तु है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन का विषय वस्तु है, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन आपका सबसे बेस्ट होगा और रीडिंग कम्प्रिहेंशन पे आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। ठीक है, अब चलिए रीडिंग कम्प्रिहेंशन की तरफ चलते हैं। पिछले सेशन में मैंने आपको रीडिंग कम्प्रिहेंशन करवाए थे और आप लोगों ने सभी ने रीडिंग कम्प्रिहेंशन किए भी होंगे। ठीक है, साथ ही मैंने आपको होमवर्क भी दिया था और होमवर्क के लिए मैंने आपको बताया था कि जो सीसेट का बैच है वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी और जो बच्चे देखना चाहते हैं वो ऐप में भी मिल जाएगी। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे जाएंगे तो आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे आपकी पीडीएफ यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, आप में से जो लोग गंभीर नहीं हैं अभी भी गंभीर हो जाओ, सीसेट के प्रति बिल्कुल गंभीर हो जाओ, हल्के में मत मानना इस सब्जेक्ट को। तो ऐप ओपन करना है सभी को, अपना आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप। अभी आपको बता देता हूँ कहाँ पे सीसेट की ये पीडीएफ, और यहाँ पे पीडीएफ आती रहेगी रीडिंग कम्प्रिहेंशन की। आपको फ्री पीडीएफ में जाना है, नीचे ही आपका प्रीवियस ईयर से नीचे ही फ्री पीडीएफ है, यहाँ पे जाएंगे सीसेट रीडिंग कम्प्रिहेंशन पे जाएंगे तो यहाँ पे लगा हुआ है रीडिंग कम्प्रिहेंशन 0 नंबर 2। ये 0 नंबर 2 रीडिंग कम्प्रिहेंशन जो आपका है तो इसको मैं 2 नंबर पीडीएफ को कंप्लीट करवा रहा हूं, इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज के जो आपके रीडिंग कम्प्रिहेंशन है थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा कठिन प्रकृति के हैं, आयोग में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर के साथ जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना, पीवाईक्यू जरूर है इनमें। पहला वाला जो आपका है ये भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण, जलवायु, कई सारे मुद्दे इसमें ऐड हैं। और दूसरा भी आपका शायद इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, 3 क्वेश्चन है इसमें। और दूसरा भी जो आपका है ना ये भी आपका जो है पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ है। और कोशिश करते हैं एक बार सॉल्व करने की और एक एक करके करते जाएंगे, आराम से करते जाइए। ये वाला आप लोगों ने किया है कि नहीं किया, किसी ने प्रयास किया है रीडिंग कम्प्रिहेंशन करने का? सभी को नमस्कार। होमवर्क वाला आपको काम जरूर करना है भाई, बिना होमवर्क के मतलब यहाँ पे क्लास में उपस्थित ना हो कोई फायदा नहीं है। यदि मैं होमवर्क देता हूँ और आपको पता है कि होमवर्क है इसका तो पूरा करके ही लाया करो। चलिए पढ़ते हैं। देखो, रीडिंग कम्प्रिहेंशन के लिए मैंने आपको बताया था कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन आपको पढ़ना चाहिए और ठीक है। चलिए किए हैं तो एक बार मैच करिएगा, मैं इनके आंसर भी बताऊंगा, पहले एक बार इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। सॉल्व करने के लिए सिंपल सा एक ही तर्क है कि आप इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद जहां पे जरूरत पड़े वहां पे अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें। ठीक है, लिखा हुआ विश्व में कुछ जगहों पर चावल और गेहूं जैसी प्रमुख खाद्यान्न उत्पादकता स्थिरता की सीमा तक पहुंच गई है। यानी कि एक तरीके से उत्पादकता जो है ना अब स्थिर हो रही है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, उपज, यहाँ पे मैं एक टर्म्स अंडरलाइन कर लेता हूं, ये हाईलाइट कर लेता हूं, उत्पादकता स्थिरता। ठीक है, उपज को ना तो नई किस्में और ना ही अनोखे कृषि रसायन बढ़ा रहे हैं, ना ही अब ऐसी काफी जमीनें बची हैं जिन पर खेती ना हुई हो और उन पर कृषि करना उपयुक्त हो। ठीक है, तो ना तो कोई ऐसी किस्में हैं और ना तो कृषि रसायन है और ना तो लैंड बची हुई है। ठीक है, यदि वैश्विक तापमान बढ़ना जारी रहा तो कुछ स्थान पर कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाएंगे, मतलब यदि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी तो कुछ जगहों पे खेती नहीं कर पाएंगे। प्रौद्योगिकी का उपयोग इन समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकता है। ठीक है, यानी कि तकनीकी के माध्यम से हम इनको दूर कर सकते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से बदल रही है, बहुत सा यह परिवर्तन पश्चिमी जगत अमेरिका में संपन्न किसानों द्वारा लाया जा रहा है। यानी कि अमेरिका के जो किसान है वो परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संपन्न किसानों द्वारा क्या परिवर्तन लाया जा रहा है, तकनीकी का, प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये शब्द है, किसानों को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने की बात कर रहा है। पश्चिम में विकसित तकनीकें कुछ स्थानों में उष्णकटिबंधीय फसलों को अधिक उत्पादकता बनाने के लिए अपनाई जा रही हैं। तो पश्चिम में जो है जो तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, अधिक उत्पादकता के लिए इनको अपनाया जा रहा है। ठीक है, प्रौद्योगिकी का कोई उपयोग नहीं अगर वह लागू न की जाए, बिल्कुल सही बात है, बिना लागू किए तो कोई मतलब ही नहीं है। विकासशील विश्व में यह वर्तमान कृषि तकनीकों को उतना ही लागू है जितना कि यह आनुवांशिक रूपांतरण में आई नवीनतम तरक्की पर लागू है।
आज की श्रेष्ठतम कृषि प्रणालियों को अफ्रीका और एशिया के कम जोत वाले और कम निर्वाह के लिए कृषि करने वाले कृषकों तक ऐसे सरल मामलों में भी कि कितना और कब उर्वरक प्रयुक्त करना चाहिए पहुंचाया जाए तो इससे मानवता के लिए अत्यधिक खाद्यान्न उपलब्धता हो सकेगी। इस तरह बेहतर सड़कें और भंडारण सुविधाएं जैसी चीजें भी बढ़ेंगी, जिससे अधिशेष खाद्यान्न की बाजार तक ढुलाई की जा सके और उसकी बर्बादी को भी कम किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उपर्युक्त परिच्छेद में आधारित निम्नलिखित पूर्ण अवधारणाएं बनाई गई हैं। यहाँ पे एक टर्म्स पूछ रहा है पूर्व धारणाएं क्या है। जो ये खाद्यान्न, ये पूरा परिच्छेद दिया गया है, कंप्रीहेंशन दिया गया है, इसमें पूर्ण अवधारणाएं क्या बनाई गई हैं। पहला कह रहा है कृषि प्रौद्योगिकी का विकास विकसित देशों तक सीमित है। ऐसा तो है नहीं, आप बताइए। यहां पे परिच्छेद में भी कहा गया है, परिच्छेद में देखिए यह कह रहा है श्रेष्ठतम कृषि प्रणालियां अफ्रीका और एशिया जोत वाले निर्वाह के लिए कृषि करने के लिए कृषकों तक सरल मामलों में कितना और कब, ये भी है। मतलब ये केवल विकसित देशों तक सीमित नहीं है, ये विकासशील देशों तक भी पहुंच जा चुकी है। ठीक है, तो ऐसी अवधारणा भी सही नहीं होगी। ठीक है, ये बात भी आपको समझना है। तो पहला तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ऐसा है नहीं। दूसरा, कृषि प्रौद्योगिकी विकासशील देशों में नहीं अपनाई गई है, ये भी गलत है। कैसे नहीं अपनाई गई, ये भी अपनाई गई है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ना तो ए और ना तो दो, इसका डी सही है। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। सबको क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। उपर्युक्त परिच्छेद पर आधारित निम्नलिखित पूर्ण अवधारणाएं बनाई गई हैं। तो कौन सी पूर्व अवधारणाएं बनाई गई हैं, ये बात कर रहा है। गरीब देशों को अपनी वर्तमान कृषि तकनीकों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। क्या यह अवधारणा बनाई गई है? हाँ, गरीब देशों को अपनी वर्तमान कृषि तकनीकों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। ये कहीं पर लिखा हुआ है क्या? ये कहीं पर डिस्कस किया गया है क्या? ठीक है, जो पहला परिच्छेद है आपका, पहला परिच्छेद कह रहा है कि खेती की तकनीकों में बदलाव की आवश्यकता है ताकि उपज में वृद्धि की जा सके, भोजन की बर्बादी कम हो सके। तो यहां पे जो क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौन सा कथन वैध है, यह हमें बताना है कि कौन सा कथन वैध है। यहां पे देखिए, गरीब देशों को अपनी वर्तमान कृषि तकनीकों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। तो ऐसी बात तो कथन एक में कही गई है, कथन एक में ऐसी बात स्पष्ट है। एक बार यहां पे देखिए ऊपर, यदि अब यही चीज है कि आप कितना जल्दी इसको पकड़ते हैं, कितनी जल्दी इसको समझते हैं। जब तक आप इसको तेजी से नहीं समझेंगे तब तक जो है आप इसको स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमेशा आपको चीजों को समझना है और जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप चीजों को गड़बड़ कर देंगे। यहां पे देखिए, यहां पे ये वाली लाइन ही देख लीजिए, श्रेष्ठतम कृषि प्रणालियों को अफ्रीका और एशिया के कम जोत वाले निर्वाह के लिए कृषकों तक ऐसे सरल मामलों में कितना और कब उर्वरक प्रयोग करना है पहुंचाया जाए तो इससे मानवता को अत्यधिक खाद्यान्न उपलब्धता हो सकेगी। यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ गरीब देशों को अपनी वर्तमान तकनीकों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल है ना। जब तक ये अपनी तकनीकों को नहीं बदलेंगे तो ये कथन आपका सही है, वैध है पूरी तरीके से। दूसरा कथन कर रहा है विकसित देशों के पास बेहतर आधारिक संरचना है। बिल्कुल है कि वे खाद्यान्न की कम बर्बादी करते हैं। देखो ये चीज जबरदस्ती एज्यूम कर ली गई है, पूरे पैराग्राफ में कहीं पर भी, पूरे परिच्छेद में कम खाद्यान्न बर्बादी की बात नहीं की गई है। तो कोई भी चीज हम ऐसे ही एज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं देख सकते हैं, हम मान नहीं सकते कभी भी। तो ये बात कहीं पे लिखी नहीं है, कहीं पे है ही नहीं, चर्चा ही नहीं है। तो ऐसे कथन में केवल एक सही होगा, इसका ए सही है, इसका ए सही है। क्या सही है? इसका केवल ए सही है। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? ठीक है, इसका 22 का ए सही है ना। दरअसल ये 2022 का सीसेट का पेपर है आपका, तो मैंने पहले प्रीवियस ईयर उठाए हैं आपके रैंडम टॉपिक ताकि थोड़ा सा कठिन तरीके से आपको करूं। बी सही नहीं है, ए सही है आपका। आप अज्यूम नहीं कर सकते हैं, ये चीज कहीं पर डिस्कस नहीं की गई है, कहीं पे चर्चा नहीं की गई। और यहां पे वैध पूछ रहा है, ये तो कह रहा मान, यहां पे क्या है, खाद्यान्न की कम बर्बादी करते रहेंगे, कहीं पर नहीं डिस्कस है। पूरे पैराग्राफ को पढ़िए। तो कभी भी कोई चीज ऐसी आती है जहां पे कोई चीज एज्यूम की जाए
तो वो चीज सही नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा कह रहा है उपयुक्त परिच्छेद पर आधारित निम्नलिखित पूर्ण अवधारणाएं बनाई गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी पूर्ण अवधारणाएं बनाई गई हैं? भावी पीढ़ियों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपजाना चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा। ठीक है, पहली बात यह कह रहा है। दूसरा, कारपोरेट कृषि गरीब देशों में खाद्यान्न सुरक्षा के लिए लाभप्रद विकल्प है। पूरे के पूरे उसमें कारपोरेट खेती के बारे में चर्चा ही नहीं है कहीं पर, है ना, कहीं पर भी कारपोरेट फार्मिंग के बारे में डिस्कशन ही नहीं बात की गई है। ठीक है, परिच्छेद में कहीं भी कारपोरेट, तो निश्चित तौर पे दूसरा गलत हो जाएगा। अब कह रहा भावी पीढ़ियों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपजाना चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। बिल्कुल होगा चुनौतीपूर्ण कार्य। कैसे होगा? क्योंकि बहुत सारी कृषि आपकी जो है ना अनुपयुक्त हो जाएगी। एक बार पैराग्राफ पे चलिए, आप देखिए यहाँ पे ये आपका लिखा हुआ है, यदि वैश्विक तापमान बढ़ना जारी रहा तो कुछ स्थान कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाएंगे। यही बात तो कह रहा है तीसरा नंबर। अब देखो, यदि इतनी समझ नहीं विकसित कर पाओगे तो शायद आप इसको नहीं कर पाओगे। उपयुक्त परिच्छेद पर आधारित निम्नलिखित पूर्ण अवधारणाएं बनाई गई हैं। क्या पूर्ण अवधारणाएं बनाई गई हैं? देख लीजिए। गरीब देशों को अपनी वर्तमान कृषि तकनीकों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। ठीक है, ये कौन सा इसके बाद वाला है? हाँ, यहां पे है ना, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। भावी पीढ़ियों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। बिल्कुल होगा, बस ये काम करना है। इसका भी ए सही होगा आपका, केवल एक सही है। कह रहा कौन सा वैध है ये पूछ रहा है, तो ए वैध है, दूसरा गलत है। ये हो गए आपके तीन, मैंने डिस्कस कर दिए सभी के। ठीक है, अब ये वाला परिच्छेद थोड़ा सा कठिन है आपका। यदि हिंदी सही नहीं है, हिंदी में कमांड होनी चाहिए, कम से कम आपको चीजें याद हो, पता चले कि भाई क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, तभी आप कर पाओगे, है ना, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। चलें आगे, इसमें डिस्कस करें, ये वाला पढ़ना चालू करें। ठीक है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, लिखा हुआ है प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन पृथ्वी पर भावी पर्यावरणों का पूर्वानुमान नहीं कर सकता है। ठीक है, आने वाले जो पर्यावरण है उसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है। इसलिए वर्तमान जीव समुच्चय पर्यावरणीय महाविपत्तियों के लिए जो जीवन की राह में खड़ी हैं, पूरी तरह कभी भी तैयार नहीं हो सकते हैं। सही बात है, जब पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं हम लोग, तो निश्चित तौर पे आगे आने वाले में क्या आपदा आएगी उसको लेकर के हम तैयारी भी नहीं कर सकते हैं। इसका परिणाम यह है कि वे प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी जो पर्यावरण प्रतिकूलता पार नहीं कर सकती हैं। वही बात है, सर्वाइवल वाली बात है कि जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो खत्म हो जाएगा। उत्तरजीविता की इस विफलता का उत्तरदायी आधुनिक शब्दों में जीनोम को कहा जा सकता है। ठीक है, कह रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? जीनोम। भूवैज्ञानिक भूविक्षोभ या जैविक दुर्घटनाओं, कई सारी भूवैज्ञानिक विक्षोभ आते रहते हैं, भूकंप आते रहते हैं, सुनामी आती रहती है, ज्वालामुखी आते रहते हैं, भूवैज्ञानिक विक्षोभ कहते हैं। जैविक दुर्घटना में संक्रमण आ जाता है, कोई रोग आ जाता है, को झेल पाने में असमर्थ है। ठीक है, भूवैज्ञानिक विक्षोभ या जैविक दुर्घटनाओं को झेल पाने में असमर्थ है। पृथ्वी पर जीवों के विकास में प्रजातियों का विलुप्त होना एक प्रमुख योगदान हो गया है। जीवों के विकास में प्रजातियों का विलुप्त होना, लगातार प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। वर्तमान समय में पृथ्वी पर 1 करोड़ प्रजातियां हो सकती हैं, तथापि 90% से अधिक प्रजातियां जो कभी भी पृथ्वी पर थीं अब विलुप्त हो चुकी हैं। एक बार फिर सृष्टि शून्यकारी का सिद्धांत इस बात को संतोषजनक समाधान देने में असफल हो जाते हैं कि एक दिव्य सृष्टिकर्ता पहले तो लाखों प्रजातियों का सृजन करता है और फिर उन्हें समाप्त हो जाने देता है। विलुप्त जीवन के बारे में डार्विनवादी व्याख्या एक बार फिर से सरल, सुचारू और एकदम युक्त हो जाती है कि मतलब जो चीजें आपकी बनती हैं वो एक समय बाद खत्म भी हो जाती हैं। जीवों का जीवन उन पर्यावरणीय जैविक हमलों की क्रिया के रूप में विलुप्त हो जाता है जिनके सामने उनका वंशानुक्रम उनसे पर्याप्त रूप से तैयार नहीं समझता। इसलिए तथाकथित डार्विनवादी विकास सिद्धांत वास्तव में सिद्धांत है ही नहीं, विकास होता है, यह सत्य है।
विकास की क्रियाविधि डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत पे प्रस्तुत किया है। ठीक है, डार्विन की 2 बार चर्चा हो गई यहां पे। का पर्याप्त क्रियाविधि का पर्याप्त समर्थन वैज्ञानिक आंकड़ों से हो जाता है। वास्तव में अभी तक डार्विन के 2 केंद्रीय विचारों में से किसी एक, जंतु वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, जीवाश्मिकी, आनुवंशिकी, भौतिक साक्ष्यों के खंडन में नहीं किया है। यदि धर्म का विचार ना करें तो डार्विन के नियम ठीक ठीक कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन जैसे प्रस्तावित नियमों की तरह ही स्वीकार्य है कि ये प्राकृतिक नियम समुच्चय हैं जो भूमंडल प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। देखो कितना बड़ा है और कितना कॉम्प्लिकेटेड है। पहले तो इत्मीनान से पढ़ो, जब कभी भी इस तरीके की चीज आए पहले पढ़ो, घबराओ मत कि बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं। पहले एक बार पढ़ लो, आइडिया लग जाएगा आपको कि एटलीस्ट ये कहां पे आपको क्वेश्चन ले जा रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर चुनना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रकृतिवरण पृथ्वी पर भावी पर्यावरणों का पूर्वानुमान नहीं कर सकता है। देखो ये बात शुरू में ही कही गई है, जस्ट आप शुरू में ही देखना, शुरू में ही देखिएगा। कह रहा जीवन में जो की राह में जो खड़ी हुई आपदाएं हैं उनके लिए हम कभी भी तैयार नहीं हो सकते हैं। उसके पीछे का रीजन यही है कि हम वर्तमान जीवन समुच्चय की विपत्तियों को समझ नहीं पा रहे हैं। ये बात डिस्कस हो रही है। अब यहां पे इस चीज को देखना है, क्रियाविधि का पर्याप्त समर्थन वैज्ञानिक आंकड़ों से हो जाता है। वास्तव में अभी तक डार्विन के 2 केंद्रीय विचार हैं। ठीक है, चलो इन पे अब आपके एक बार क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है परिच्छेद के अनुसार प्राकृतिक वर्ण पृथ्वी पर भावी पर्यावरणों का पूर्वानुमान नहीं कर सकता है। ठीक है, ये देख लेना है, हाँ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। अब इसको पढ़ते हैं। जो प्रजातियां अपनी राह में खड़े पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है वो विलुप्त हो जाएंगी। ये बात बिल्कुल सबसे पहली लाइन ही यही है, यही डिस्कस किया गया है कि जो है परिवर्तन को एडॉप्ट नहीं कर पाएगा वो समाप्त हो जाएगा। तो ये तो कथन सही है। दूसरा है सभी वर्तमान प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी क्योंकि उनके जीनोम जैविक दुर्घटनाओं को नहीं झेल पाएंगे। यहां पर देखो, यदि आप पूरा का पूरा इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सेकंड कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि जो जीनोम है आपके जैविक दुर्घटनाओं को नहीं झेल पाएंगे। ठीक है, जीनोम आपके भूगर्भिक विक्षोभ या जैविक दुर्घटनाओं को सामना करने में असमर्थ है। बिल्कुल सही बात है। इसका अर्थ मतलब यह है कि जीनोम जो कि जैविक दुर्घटना का सामना करने में सक्षम नहीं है वो आपके विलुप्त हो जाएंगे। सभी जीनोम आपके विलुप्त नहीं होंगे, वर्तमान की प्रजाति विलुप्त हो जाएंगे क्योंकि सभी जीनोम जैविक दुर्घटनाओं को नहीं झेल पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब यह है कि जो जैविक दुर्घटनाओं को नहीं झेल पाएंगे वो आपके विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यह बात आपकी कही गई है। तो यह वाला कथन आपका सत्य नहीं है, दूसरा कथन सत्य नहीं है। थोड़ा सा आपको देखो इसी चीज को अब निकालना पड़ेगा। हर एक चीज को जब आप पढ़ोगे ना तब आप निकाल पाओगे। यहां पे देखिए, यहां पे लिखा ना जैविक दुर्घटनाओं को झेल पाने में असमर्थ हैं। पृथ्वी के जीवों के विकास में प्रजातियों का विलुप्त होना एक प्रमुख विशेषता रही है। मतलब प्रजातियां विलुप्त होती रहती हैं। यह भी एक क्वेश्चन पूछा गया आगे चल करके, तो इसको अभी अभी देख लेंगे। हां, अब यहां पे देखिए क्वेश्चन इसीलिए यूपीएससी में थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि यूपीएससी क्या करते हैं, एक तो इतना लेंदी दे दिया आपको। अब जब कभी इतना लेंदी आता है तो पहले इत्मीनान से पढ़ना है, चीजों को समझना है। कई बार क्वेश्चन पढ़ के भी वापस आपको जाना पड़ सकता है कंप्रीहेंशन में। इसके लिए भी आपको तैयार होना है, इसके लिए भी आपको अभ्यास करना है, तब जाकर के आप कर पाएंगे। इसके बाद देखिए, पर्यावरणीय परिवर्तनों को झेल पाने में जीनोम की अक्षमता के परिणाम स्वरूप विलोपन हो जाएगा। यह भी कथन सही है आपका। प्रजातियों का विलोपन एक आम लक्षण है, यह कथन भी सही है आपका। यह भी मैंने आपको बताया ना, यहां पे इंडिकेट करवाया, यह आपका इंडिकेट करवाया ना, यहां पे लिखा है ना प्रजातियों का विलुप्त होना एक आम विशेषता है। तो पैराग्राफ में जो चीजें मैच हो रही हैं, जिससे कुछ विश्लेषण निकल जा रहा है, तो वो कथन आपके सही हो जाएंगे। इस अकॉर्डिंग आपका जो है यहां पे सही है सी नंबर, 1, 3 और 4 सही है, 2 आपका गलत है। हाँ, 1, 3 और 4 ही सही होगा इसमें। ठीक है, 1, 3 और 4 ही सही होगा। अब इसमें देखो बहुत सारी चीजों में आपको डाउट होगा। रीजन वही है क्योंकि आपने एक बार यदि इसको सही से नहीं पढ़ा, नहीं समझ पाएंगे तो निश्चित तौर पे गलत कर बैठेंगे। आगे चलते हैं। अगला आपका है
क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि यह परिच्छेद सुझाता है कि विकास का डार्विनवादी सिद्धांत कोई सिद्धांत है ही नहीं, क्योंकि अब डार्विन का सिद्धांत यहां पर दिया गया है। मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूं कहां पर है, चीजें स्पष्ट है। हाँ, जीवों का जीवन उन पर्यावरणीय या जैविक हमलों की क्रिया के रूप में विलुप्त हो जाते हैं जिनके सामने उनका वंशानुक्रम उनको पर्याप्त रूप से तैयार नहीं समझता है। ठीक है, इसलिए तथाकथित डार्विनवादी विकास वास्तव में सिद्धांत है ही नहीं, विकास होता है, यही सत्य है। यानी कि कोई भी चीज आपकी डेवलप होती रहती है, विकसित होती रहती है, यह सत्य है। ये वाली लाइन आपकी यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 में निकल के आई है। तो जब आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको मेंशन करना है चीजों को, कि जब तक आप मेंशन नहीं करेंगे तब तक जो है, तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये चीज, ये लाइन आपकी मिक्स हो जाएगी। विलोपन पर्यावरणीय और जैविक हमलों की एक क्रिया है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी विक्षोभ आता है, आपका प्राकृतिक विक्षोभ या कोई भी जैविक समस्या आती है, तो आपका क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। तो 32 का बी सही है, आपका 32 का बी सही है। ठीक, अगला है आपका 33। इस परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व अवधारणाएं बनाई गई हैं। कौन कौन सी पूर्व अवधारणाएं बनाई गई हैं, ये आपको समझना है। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछ लेता है पूर्ण अवधारणाएं बनाई गई हैं, ये मतलब दिमाग में आपको सोचना पड़ेगा, और आपकी जब तक सोचने की क्षमता बढ़िया नहीं होगी तब तक आप कभी भी सी सेट का आरसी नहीं कर सकते, रीडिंग कंप्रिहेंशन नहीं कर पाएंगे। आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम आपको रीडिंग करना पड़ेगा और चीजों को बैठ करके समझना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे देखिए कह रहा है केवल वे प्रजातियां जीवित रहेंगी और कायम रहेंगी जिनमें पर्यावरणीय महाविपत्ति के पार करने की क्षमता होगी, जो पर्यावरणीय महाविपत्तियों को पार कर लेंगी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। यह कथन सही है भाई, जो भी जो है पर्यावरणीय विपत्तियों को पार करेगी वही आपकी जिंदा रहेगी, और कौन जिंदा रहेगा। ठीक है, तो ये वाला तो एक तो इसका सही है, ये कथन दिया भी गया वहां पे। आगे लिखे पर्यावरण में उग्र परिवर्तनों के कारण पृथ्वी पर 90% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो जाने के खतरे में, ये कहीं पर लिखा ही नहीं है, डिस्कस ही नहीं करना है। डार्विन का सिद्धांत सभी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है, ये भी गलत है, सभी की नहीं करता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वैध है, ए सही है, इसका ए सही है, 33 का ए सही है आपका। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठाना है कि एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। यहां पे देखिए, वास्तव में अभी तक डार्विन के 2 केंद्रीय विचारों में से किसी एक का भी जंतु वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, जितने भी वैज्ञानिक है उन्होंने खंडन नहीं किया है। ठीक है, तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो यहां पे तीसरा वाला क्वेश्चन का ये वाला पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट, आप एक बार इसको समझिए। हाँ, डार्विन का सिद्धांत सभी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है। डार्विन का सिद्धांत सभी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या नहीं करता, ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ। सभी प्राकृतिक घटनाओं की कहां करता है? डार्विनवाद ये नहीं समझाता कि पर्यावरण या जैविक हमलों में सभी विलुप्त हो जाएंगे, ये नहीं बताता है। वो तो यही बताता है कि जो परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठाता जाएगा वही आपका जिंदा रहेगा। विकासवाद के सिद्धांत की बात करता है, तो सभी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में नहीं बताता है। ठीक है, यह नहीं समझाता कि जीव पर्यावरण या जैविक हमलों में एक साथ कार्य करने पे विलुप्त हो जाएंगे, नहीं बताता है। ठीक है, और यहां पे देखिए दूसरा, यहां पे जो परिच्छेद में दिया गया है, परिच्छेद में भारी परिवर्तन की चर्चा नहीं हुई है कि 90% से अधिक प्रजातियां। तो सिंपल से जो गलत है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, और एक बार जब परिच्छेद पढ़ेंगे तो आपको सही भी स्पष्ट हो जाएगा। यह परिच्छेद थोड़ा सा लेंदी था, बड़ा था। मैं आपको यह परिच्छेद इसलिए लेकर के आया था ताकि आयोग के आप वास्तविक लेवल से समझ पाए। यही यूपीएससी का लेवल है, इसी लेवल के साथ यूपीएससी चलता है। ठीक है, यही यूपीएससी का लेवल है, इसी लेवल के साथ यूपीएससी चलता है। यदि इस लेवल को आप समझ पाएंगे तब जाकर के आप कंप्रीहेंशन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है मेरा आप सभी से
आग्रह है कि आप लोग थोड़ा सा चीजों को लेकर के करें। अब देखिए आगे के जो आपके इसमें हैं वो मैं अभी तो नहीं कराऊंगा, अब मैं आपको नेक्स्ट सेशन पे करा दूंगा। 2 और है, 2 इसमें पैराग्राफ और हैं। आप एक बार दोनों पैराग्राफ एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, चर्चा कर लीजिए, क्योंकि अभी कराऊंगा तो कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएगा, टाइम हो चुका है। इसकी पीडीएफ आपकी अवेलेबल है ऐप में, आप एक बार आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप से पीडीएफ दे करके इनको हल करिएगा। अब ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर का संपादकीय पढ़िए। न्यूज़पेपर का संपादकीय पढ़ने से भी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता है। न्यूज़पेपर का संपादकीय पढ़िए, ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार बोल रहा हूं, न्यूज़पेपर का संपादकीय पेज जरूर पढ़िए। यदि कोई आपको आर्टिकल मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो आप उसे जरूर पढ़िए, ठीक है। जब आप उसे पढ़ेंगे तो सब कुछ आप देखेंगे। 2022 में 7 क्वेश्चन गलत हुए थे आपके, ठीक है। ये 2022 का ही पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूं, और 2022 का पेपर कठिन पेपरों में से एक माना गया है, ठीक है। टफ क्वेश्चन में से एक माना गया था। बहुत सारे कोचिंग्स वालों के भी आंसर गलत थे इसमें। कोचिंग वालों ने अपनी आंसर की दी थी, बाद में जब यूपीएससी के आंसर की आई थी तब उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे। तो मैं जो करवा रहा हूं, आप एक बार इसको आयोग की आंसर की के साथ भी मैच कर लेना। आयोग की आंसर की आपको नेट में मिल जाएगी, वहां से एक बार मैच कर लेना, ठीक है। शायद हो सकता है, मैं एक बार फिर से आपको बोल रहा हूं, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको पूरे अच्छे से पूरे के पूरे कंप्रीहेंशन को सॉल्व कराऊं, और बेस्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि रीडिंग कंप्रीहेंशन में मेरी अच्छी पकड़ है। मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं कहता, लेकिन 28 में से कम 25 या 26 क्वेश्चन तो मैं सही कर दूंगा। 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं ऊपर नीचे हो जाते हैं, और फिर कई बार यूपीएससी के आंसर भी मैच वेरी करते हैं, है ना। वो हो जाता है, कई बार विवाद भी होता है, आयोग भी अपने क्वेश्चन डिलीट करता है, तो हो जाता है। लेकिन ये है कि रीडिंग कंप्रीहेंशन पे मेरी एक अच्छी पकड़ है, और मैं आपकी पकड़ भी मजबूत कर दूंगा, ये बात तय है, ठीक है। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन को लेकर बढ़िया से करेंगे। अभी आने वाले सेशन पे भी मैं कंप्रीहेंशन आपका पूरा करवा दूंगा, ठीक है। चलिए।